तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फैज और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं चंगेज खान पर। चंगेज खान कौन, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया और जो हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सका। देखिए इस वीडियो। चंगेज खान तो कोई एक यतीम बच्चा जिसने बहुत ही छोटे से इलाके से एक नई एम्पायर स्टार्ट किया और मुसलमानों जैसी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को क्रश कर पूरी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन एक इलाका ऐसा था जिसे वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सका, जिसका नाम था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तीन तरफ से बंद था। ऊपर बहुत बड़े पहाड़, हिमालयास, जहां बहुत ज्यादा बर्फ होती है। नीचे बहुत बड़ा समंदर, द इंडियन ओशन। और हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, द गेटवे टू इंडिया, जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं। इस वक्त यहां एक गुलाम नया सुल्तान बन गया था, जिसका नाम था सुल्तान बलबन। जब बलबन सुल्तान बना तो मंगोलों का खौफ इंडिया पर इतना ज्यादा था जैसा कि आपके घर के बाहर एक शेर खड़ा हो। इस खतरे का पता हमें इस मैप से चलेगा। ये है हिंदुस्तान और इसके साथ ये है द मंगोलियन एम्पायर। जिसे चंगेज खान के मरने के बाद अब उसके बेटे कंट्रोल कर रहे हैं। और सिर्फ 50 साल में ये एम्पायर मंगोलिया के एक छोटे से इलाके से स्टार्ट होकर एक तरफ इजिप्ट के बॉर्डर पर और दूसरी तरफ जापान के समंदरों तक फैल चुकी थी। और अब इनकी नजर एक तरफ इजिप्ट पर थी और दूसरी तरफ यहाँ दरमियान में हिंदुस्तान पर थी। इजिप्ट और हिंदुस्तान दोनों के लीडर्स को मंगोलों ने ही गुलाम बनाया था और दोनों गुलाम से सुल्तान बने थे। और अब इन दो गुलामों का मुकाबला दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर्स में से एक के साथ। मंगोलों ने पहले इजिप्ट पर हमला किया। इजिप्ट में गुलाम से सुल्तान बनने वाले सुल्तान बेबर्स ने उनको ऐसा हराया कि इसके बाद मंगोल कभी भी उससे आगे जा ही नहीं सके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, लेकिन फिर कभी, तो सब्सक्राइब। अब यहाँ सुल्तान बलबन ने हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाने के लिए फुल तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना शुरू किया, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि हर गवर्नर के पास अपनी फौज होती थी और जब भी बादशाह को जरूरत होती थी तो वो इन्हीं गवर्नर से फौज मांगता था। लेकिन बलबन को पता था कि हम इन पुराने फारिग तरीकों से मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें एक नई स्ट्रेटजी बनानी है। तो बलबन ने एक नया सिस्टम बनाया और पहली दफा एक ट्रेन्ड आर्मी बनाई जो डायरेक्ट सुल्तान के अंडर होती थी। अब हिंदुस्तान पर हमले का वाहिद रास्ता था नॉर्दर्न पाकिस्तान, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा डेजर्ट था। बलबन ने इस रास्ते को कवर करने के लिए एक नई डिफेंस लाइन बनाई, जहां बड़े बड़े किले बनाए और पुराने किलों को दोबारा सेट कर दिया। और जो फौज उसने ट्रेन की थी उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फौज को इन्हीं किलों में रहने के लिए भेज दिया। और फौज का मोराल हाई रखने के लिए उसने अपने सबसे बड़े बेटे शहजादे मोहम्मद को इस पूरी फौज का कमांडर बना दिया, जिसका हेडक्वार्टर था पाकिस्तान की सिटी मुल्तान। ये फौज 24 घंटे एक्टिव रहती थी। लेकिन बलबन को मंगोलों का इतना डर था कि उसने इसके पीछे एक दूसरी डिफेंस लाइन भी बनाई। उसमें भी 24 घंटे एलीट फौज खड़ी होती थी। और इस ग्रुप का कमांडर उसने अपने दूसरे बेटे को बनाया,
कि अगर मंगोल फौज पहली लाइन क्रॉस करके आगे आ जाए तो ये दूसरी लाइन उनको रोकेगी। अब ये तैयारियां जब अपनी पीक पर थी तो मंगोलों की एक बहुत बड़ी फौज फुल स्पीड हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आ रही थी। जब बलबन के बड़े बेटे शहजादे मोहम्मद को इसके बारे में पता लगा तो उसने सबसे पहले अपनी फौज को तैयार किया और ये दोनों फौजें एक रिवर के पास एक दूसरे के सामने आ गई। यहाँ बहुत ही खतरनाक जंग स्टार्ट हुई। प्रिंस मोहम्मद इतनी बहादुरी के साथ लड़ा कि मंगोलों की इतनी खतरनाक फौज आखिर हार कर पीछे भागने लगी और सुल्तान बलबन की स्ट्रेटजी की वजह से हिंदुस्तान मंगोलों से बच गया। सुल्तान की फौज इस जीत की खुशी मनाने लगी और हर तरफ ये बात फैल गई कि शहजादे मोहम्मद ने मंगोलों को बुरी तरह हराकर भगा दिया है। लेकिन इस जंग ने शहजादे मोहम्मद को थका दिया था तो वो आराम करने के लिए अपने कुछ ही फौजियों को लेकर दरिया के पास चला गया। अचानक जंगल से मंगोल फौजियों ने शहजादे पर हमला कर दिया। और चारों तरफ से शहजादे को घेर लिया। जब शहजादे मोहम्मद को पता चला कि अब कोई रास्ता नहीं तो उन्होंने फुल बहादुरी के साथ अपनी तलवार निकाल के उन सब से लड़ना शुरू किया। लेकिन दुश्मन की फौज बहुत ज्यादा थी। अचानक एक तीर शहजादे को लगा और वो उधर ही गिर गया और मैदाने जंग में ही शहीद हो गया। सुल्तान बलबन इस टाइम बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसे पहले खुशखबरी मिली कि हम जंग जीत गए हैं, लेकिन इसके बाद उसे बताया गया कि आपका सबसे बड़ा बेटा इस जंग में शहीद हो गया। ये बात जैसे ही उसने सुनी उसे बहुत बड़ा शौक मिला। इस गम ने उसकी सेहत को तबाह कर दिया और ठीक 2 साल बाद वो मर गया। अगले कुछ सालों में इस पूरी सल्तनत का कंट्रोल एक नए खानदान के हाथ में आ गया जिसके सबसे जीनियस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था मंगोलों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया की तारीख में पहली बार एक बहुत बड़ी आर्मी बनाना शुरू किया और इस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा नया इकोनॉमिक सिस्टम बनाया। अब जब ये तैयारियां चल ही रही थी मंगोल एक बहुत बड़ी फौज के साथ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ और फाइनली ये दोनों फौजें एक दूसरों के आमने सामने आ गई। जंग शुरू होने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी के राइट साइड के जनरल ने हमला कर दिया जिसकी वजह से मंगोल की एक साइड पीछे हटने लगी। ये जंग हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन की। ये जंग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम पहली बार साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयारियां शुरू कर ली और एक बहुत ही बड़ी आर्मी लेकर एक किले की तरफ रवाना दौड़ से हमें छीन सकता है पर हमारे गुरूर को नहीं। वहां पहुंचकर उसने किले को चारों तरफ से घेर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को लगा था कि हम इस किले को बहुत ही आसानी से फतह लेकिन वहां जाके पता चला कि ये किला फतह करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाहर ही अपने कैंप्स लगाए और इस किले पर लगातार हमले शुरू कर दिए। 1 महीना गुजर गया लेकिन वो किला किसी सूरत भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऐसा करते करते दूसरा महीना भी गुजर गया लेकिन कोई फायदा नहीं और फिर तीसरा महीना भी ऐसे ही गुजर गया। वहां पर सब ने अलाउद्दीन से कहा
कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट किला नहीं है, ये एक आम किला है, इसे फतह करने की जरूरत क्या है। और हम इतने अरसे दिल्ली से दूर नहीं रह सकते क्योंकि पीछे मंगोलों का खतरा भी है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी किसी सूरत भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और अगले 7 महीने उधर ही अपने कैंप्स लगा के बैठ गए कि जब तक ये किला फतह नहीं होता तब तक मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, चाहे जो भी हो। और फिर 7 महीने के बाद बहुत ही मुश्किलों से वो किला फतह हो गया। वहां की सारी औरतों ने एक बहुत बड़ी आग में कूदकर जौहर कर लिया। इससे 200 साल बाद एक सूफी शायर ने इस पर एक पोएम लिखी और बताया कि असल में अलाउद्दीन खिलजी किला फतह करने नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ की सबसे खूबसूरत रानी जिसका नाम पद्मावती था उसके लिए आया था। और 7 महीने से पद्मावती के इश्क में और मोहब्बत में ही वापस नहीं गया। लेकिन ये सब झूठ है क्योंकि 200 साल तक किसी हिस्टोरियन ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। अब अलाउद्दीन खिलजी जब इस किले को फतह करने का जश्न मना रहा, अचानक उसे खबर मिली कि एक बहुत बड़ी मंगोल फौज तेजी से दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रही है। जैसे ये खबर अलाउद्दीन खिलजी को मिली तो उसकी खुशी एकदम टेंशन में बदल गई और बजाय इसके कि वो सेलिब्रेशंस करता, वो अपनी कुछ फौज को लेकर फुल स्पीड दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और इतना स्पीड गया कि वो मंगोल से पहले ही दिल्ली पहुंच गया। लेकिन उसकी फौज बहुत ज्यादा थकी हुई थी और जंग में बारिशों की वजह से उसके वेपन्स और घोड़े भी तबाह हो गए। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने गवर्नरों से मदद मांगी तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प नहीं कर सकते थे क्योंकि मंगोलों ने दिल्ली तक आने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और कोई भी खिलजी की मदद के लिए नहीं आ सकता। अब जब अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गया कि मैं डायरेक्ट मंगोल की फौज का मुकाबला नहीं कर सकता, उसने दिल्ली के पास ही एक किले में अपना कैंप बना लिया जिसके 3 साइड से दरिया था और सिर्फ एक ही रास्ते से मंगोल हमला कर सकते थे। तो उन्होंने उस रास्ते को भी बचाने के लिए एक बहुत बड़ी खंदक खोदी। अलाउद्दीन खिलजी इस किले के अंदर अपनी फौज के साथ बैठ गए। मंगोलों ने 2 महीने तक यहाँ पे सख्तरीन हमले किए, लेकिन वो इस किले में इंटर ही नहीं हो सके। तो उन्होंने दिल्ली के बड़े बड़े स्टोर्स जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से बनाए थे, उनको लूटना शुरू किया और हर तरफ तबाही मचा दी। इसी टाइम मंगोलों को पता चला कि उनके अपने मुल्क में बगावत हो गई है, तो वो फौरन वापस चले गए और ऐसे अलाउद्दीन खिलजी की लीडरशिप में हिंदुस्तान मंगोलों से एक बार फिर बच गया। लेकिन इससे कुछ ही साल बाद मंगोलों ने एक बार फिर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस बार मंगोल इंडिया में रहने के लिए अपनी फैमिलीज को भी साथ लेके आए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही मुश्किल जंग के बाद किसी तरीके से इन मंगोलों को हरा दिया। लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को उन्हीं की जबान में ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि उनकी नस्लें याद रखें और वो हिंदुस्तान पर कभी हमला करने की जुर्रत भी ना कर सके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हुक्म दिया कि जितने भी मंगोल पकड़े गए उन सब को ले आओ। जब वो सब लाए गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने हुक्म दिया कि इन सब को बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दो। और फिर अलाउद्दीन ने हुक्म दिया कि इनकी खोपड़ियों का मीनार बनाओ। वहां मेन किले के सामने उनकी खोपड़ियों के बड़े बड़े टावर्स बनाए गए। इन जंगों में तकरीबन 1 लाख मंगोलों को मारा गया और उनकी बीवी बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। इन पनिशमेंट से मंगोल दुनिया को एक मैसेज गया
कि अगर दोबारा हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश भी की तो इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। इससे पूरे मंगोल इतना डर गए थे कि उन्होंने इसके बाद 100 साल तक हिंदुस्तान पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। लेकिन इससे 100 साल बाद दुनिया की तारीख में एक नया लीडर सामने आया। वो चंगेज खान की औलाद में से नहीं था, लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से पूरी मंगोल एम्पायर को अपने ही कंट्रोल में ले लिया, जिसका नाम था अमीर तैमूर, जिसे हम तैमूर लंग भी कहते हैं। उसने दिल्ली की तारीख का सबसे खतरनाक हमला किया। कहा जाता है कि उसने दिल्ली पहुंचते ही एक ही रात में 1 लाख लोगों के सर काटे और दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर हिंदुस्तान को वापस अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा और 100 साल बाद इसी तैमूर की नस्ल से एक बंदे ने पूरे हिंदुस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने एक नई एम्पायर बनाई जिसका नाम था द मुगल एम्पायर। इसी एम्पायर में हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बना। तो देखा दोस्तों, आपने चंगेज खान हिंदुस्तान पर क्यों हुकूमत नहीं कर पाया, सिर्फ एक अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक बहादुर और निडर बादशाह था।